हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे क्लास का इंतजार भी बड़े बेसब्री से कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आपका क्लास नहीं हुआ था। कारण आप लोगों को शायद पता हो प्यारे बच्चों, लेकिन आज से पुनः आप लोगों का क्लास चल रहा है और आज से लगातार आप लोगों का क्लास चलते ही रहेगा। कल आप लोगों का हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। हम पहले ही आपको शुरुआत में ही बता देते हैं, कल आप लोगों का टेस्ट लेंगे। कल प्यारे बच्चों संडे है, ठीक है ना। और कल संडे को हम 1 घंटे का टेस्ट लेंगे, जिसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन नहीं रखेंगे, 100 से कम ही रखेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन रखेंगे, हम एक्यूरेट क्वेश्चन अभी आपको नहीं बताएंगे। और टाइमिंग आपका वही रहेगा 9:30 बजे वाला, ठीक है ना। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक का जो टाइमिंग रहता है यही टाइमिंग रहेगा। तो कल के टेस्ट के लिए बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर आप तैयार हैं, अभी से तैयार हैं, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी हम अभी से तैयार हैं, ठीक है ना। अगर कल के टेस्ट के लिए अभी से आप लोग तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए कि हम अभी से तैयार हैं, अभी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और टेस्ट के लिए तो तैयार रहना भी चाहिए। पढ़ा रहे हैं इतने शिद्दत से सब कुछ लिखवा रहे हैं, तो अब आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात, आज आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं कि हमने आज विचार किया है, ठीक है ना। आज दोपहर में बैठ करके हमारी पूरी टीम, टारगेट पोर्ट की पूरी टीम बैठ करके जब विचार किए, तो वहां पे विचार में एक निष्कर्ष निकला है कि हम सप्ताह में 6 दिन जो क्लास चलता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ये 6 दिन आप लोगों का क्लास चलता है। तो प्यारे बच्चे, इसमें हम 3 दिन, ध्यान से सुन लीजिए, हम 3 दिन क्या पढ़ाएंगे। हम 3 दिन आप लोगों को किताब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 दिन किताब पढ़ाएंगे, जिसमें एक चैप्टर हम खत्म करेंगे, और 3 दिन आप लोगों का हम व्याकरण पढ़ाएंगे। यानी कि अब हर एक सप्ताह में आपका एक चैप्टर किताब वाला खत्म होगा और लगभग एक चैप्टर आपका व्याकरण वाला भी उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये रूटीन के अनुसार आगे हम अगली सप्ताह से क्लास लेंगे। यानी कि सोमवार से जो आपका क्लास होगा वो इसी अनुसार से होगा, ठीक है ना। सोमवार से आपका क्लास इसी अनुसार से होगा, ठीक है। इसके लिए तैयार रहिएगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि आपका सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यह 3 दिन प्यारे बच्चों व्याकरण होगा। यह 3 दिन क्या होगा? व्याकरण होगा। ध्यान रखिएगा, यह 3 दिन आपका क्या होगा? व्याकरण होगा, ठीक है ना। यह 3 दिन व्याकरण होगा। और बाकी बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये सोम मंगल बुध हो गया ना, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ठीक है ना। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन जो है वो आपका किताब होगा। इसके लिए बाबू अब आप लोग तैयार रहिएगा, 3 दिन किताब और 3 दिन व्याकरण। अब आपका इस रूटीन के अनुसार हम आगे फॉलो करेंगे रूटीन, ठीक है ना। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम सीधे अपने आते हैं टॉपिक पे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे वरदान बैच में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे वरदान बैच का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। जो भी बच्चे वरदान बैच में नहीं जुड़े हैं ना, वो सभी बच्चे वरदान बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा और बढ़िया से तैयारी करिए, चाहे साइंस वाले, आर्ट्स वाले, जो भी बच्चे हों। आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है, क्योंकि आर्ट्स के आपके दोनों टीचर जो हैं वो अभी एब्सेंट हैं। जो पवन सर हैं उनका तो पैर फ्रैक्चर है, तो वो एब्सेंट है, और विनोद सर के पिताजी का तबीयत खराब है, तो वो एब्सेंट है। तो खैर, जल्दी दोनों का क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। चलो बाबू, ठीक है ना। कल 1 शॉट है केमिस्ट्री का, कल 7 बजे से 1 शॉट है। कितने देर का? 2 घंटा चलेगा, ठीक है। देख लेते हैं 1 शॉट कितना देर चलता है। अगर हमारा टाइम बच गया, अगर 9:30 बजे तक 1 शॉट खत्म हो गया, तो फिर हम अपना ले लेंगे टेस्ट। अगर 9:30 बजे तक नहीं खत्म हुआ, तो फिर 1 शॉट ही करना केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इस तरीके से चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। ये अर्धनारीश्वर चैप्टर हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आज हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग कितने हैं आप लोग को हम बता देते हैं। किताब वाला अगर बात किया जाए तो किताब वाला में 10 क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन उसके बाहर से हम आप लोग को भी बताएंगे। तो चलिए, चैप्टर तो पूरा पढ़ा हुआ ही है। पूरे चैप्टर में अर्धनारीश्वर का चर्चा है, पूरे चैप्टर में अर्धनारीश्वर का चर्चा है।
यानी कि पुरुष और ये ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिलाओं के बारे में बताया गया है, स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है। स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है कि उसके गुणों को हम समान दृष्टि से देखना चाहिए, स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। इसी पर पूरा आधारित ये चैप्टर था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ही यही कह रहा है, याद करिए जब हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता सुनाए थे महाभारत के ऊपर, पहला नंबर क्वेश्चन वही से है। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता, ध्यान से सुनना बाबू, क्वेश्चन है यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। कह रहा है कि लेखक इस कथन से सहमत हैं कि अगर संधि का वार्ता गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो आज महाभारत नहीं होता। क्योंकि व्यक्तियों के बीच जब चर्चा होता है ना तो व्यक्ति बड़े कर्कश होते हैं। पुरुष के बीच में जब समझौता होता है तो पुरुष वहां पर नहीं देखता है कि मरेंगे कि मराएंगे, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो सोचती है इस बात को कि अगर कोई नुकसान होगा तो वो हमारा ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि संधि, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, क्वेश्चन है कि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया और सहिष्णुता नारी के गुण हैं। कहते हैं कि दया हो, माया हो, सहिष्णुता हो, ये सब नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। यानी कि चूंकि नारियों के अंदर जो गुण होता है, नारियों के अंदर जो गुण होता है, ध्यान रखिएगा, नारियों के अंदर जो गुण होता है उस गुण के कारण नारी जो है वो दयावान होती है। यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो वह अनावश्यक विनाश से बच सकता है। यदि पुरुष इसको अंगीकार कर ले तो पुरुष जो है वो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। पुरुष जो है वो सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। पुरुष हमेशा मानता है ना कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, महिलाओं को वो कमजोर मानता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता है कि क्या होने वाला है। पुरुष कुछ सोचता ही नहीं है रक्त बहाते समय कि आगे क्या होगा। अतः लेखक कहता है कि महाभारत में यदि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत न हुआ होता। लेखक कहते हैं कि अगर यह वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो यह महाभारत कभी नहीं होता। ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जहां पे कहा गया है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर यानी आधा शंकर भगवान और आधा पार्वती जी का कल्पित रूप, इसका कल्पना क्यों किया गया? रामधारी सिंह दिनकर इसका कल्पना क्यों किए? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस इसलिए कल्पना किया गया। तो लिखेंगे अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक करके यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से यह बताया गया है कि चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो क्या है, समान है, और उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि पूर्णता में वृद्धि ही होगी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अगर नर में नारियों का गुण आ जाए तो ये अच्छी बात है, नारियों में अगर नर का गुण आ जाए तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आज समाज दोष मानता है इस चीज को, ठीक है ना। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाने पर अस्त्रैन हो जाता है, और स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। यानी कि आज स्त्री और पुरुषों के बीच में एक विभाजन हो गया है, एक बंटवारा हो गया है। आज स्त्री अपने आप को अलग और पुरुष अपने आप को अलग मानते हैं, एक बंटवारा सा है। इसलिए यहां पे इसकी कल्पना की गई है, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद ये तीनों नारियों को बड़े हेय दृष्टि से देखते थे।
और इसलिए यहां पर दिनकर जी इन तीनों से क्या है, नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। इस बात के संकेत हैं कि नर और नारी जो है वो पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी कि यहां पे कहा गया है कि मतलब नर और नारी एक दूसरे के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। नारी का गुण नर का दोष नहीं हो सकता है और नर का गुण नारी का दोष नहीं हो सकता है। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको वो दोष मानते हैं। नारी के गुण अगर पुरुष में आ जाए तो उसको वो दोष मानते हैं। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है ना तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। नारी जब नर के गुण सीखती है ना तो राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता है, इसलिए दिनकर जी इनके चिंतन से दुखी हैं। यानी कि नारियों के बारे में जो रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी की सोच है, इस सोच के कारण वो दुखी है। ठीक है ना, कि भाई इतने बड़े व्यक्ति होकर के नारियों के बारे में इतना नीचा कैसे सोच सकते हैं, इसलिए वो दुखी हैं। ठीक है, और हम इसलिए दुखी हैं कि आप लोग कमेंट में इतना बातचीत कर रहे हैं। यहां पर तो दिनकर जी दुखी हैं अब भाई इन तीनों के चलते, लेकिन हम इसलिए दुखी हैं कि आप लोगों को हम इतना बढ़िया से गला फाड़ फाड़ करके बोल करके चिल्ला करके अपना एनर्जी खत्म कर करके, ठीक है ना, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप लोग अपना अलग लेवल का बातचीत कर रहे हैं। आपका लेवल ही कुछ अलग है। ठीक है ना, आप अपने लेवल का बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके हमारी भावनाओं का कद्र करें और हमारी बातों को समझे, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। देखो बाबू, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग कहने का मतलब हम आपको समझाए थे। प्रवृत्ति मार्ग मतलब वैसे लोग जो अपने जीवन में नारियों को अपनाए, यानी कि जो लोग शादी ब्याह कर करके अपने जीवन में नारियों को अपना लिए, वो प्रवृत्ति मार्गी हुए। और निवृत्ति मार्गी जो लोग अपने जीवन में नारी को नहीं अपनाए, अगर नारी आई भी तो उसको क्या कर दिए, अलग कर दिए, उसको निवृत्ति मार्गी कहे। क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी को कहा जाता था कि जो लोग नारी को अपने जीवन में अपनाते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो इसलिए निवृत्ति मार्गी लोग नारियों को अपने जीवन से हटा दिए। तो प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी मतलब यही हुआ। प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। यानी कि अगर आप गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन मतलब विवाह कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या हैं, प्रवृत्ति मार्गी हैं। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। और जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों का सम्मान दिया। नारी आनंद की खान है, वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्ति मार्गी, तो निवृत्ति मार्गी गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है निवृत्ति मार्गी। यानी कि जिन्होंने अपने जीवन में नारियों को नहीं अपनाया उसको निवृत्ति मार्गी कहा गया। ठीक है ना, निवृत्ति मार्गी से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यानी कि वो मानते थे कि नारी जो है वो मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, इसलिए नारियों को अलग ढकेल दिया गया। क्लियर हुआ बाबू, ध्यान रखिएगा। अब आगे 5वां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ठीक है ना, लिखेंगे कि बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला धर्म था। बुद्ध भगवान कहते कि हम जो धर्म चलाए थे वो 500 वर्ष तक चलने वाला धर्म था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बुद्ध भगवान यही बोले थे। उसके बाद 6ठा नंबर है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, ऐसा कहना क्या उचित है। बताओ भाई,
स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे की क्या मंशा है, यही पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। खुद को श्रेष्ठ साबित करना। स्त्री को लोग नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं, ठीक है ना, ताकि पुरुष ये चाहते हैं कि अपने आप को वो बढ़िया साबित कर सके कि नहीं भाई हम बहुत बढ़िया है, स्त्री तो नागिन है, स्त्री तो जादूगरनी है, स्त्री तो अहेरिन है। पुरुष अपने आप को बढ़िया साबित करने के लिए ये सब आरोप लगाए हैं। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है। साथियों, वह नारियों को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। नारियों को दबा करके रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। इसलिए ऐसा कहना क्या है? पूर्णतः गलत है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना। नारी नागिन नहीं है, नागिन अहेरिन, ये नारी जो है वो अहेरिन नहीं है, नारी जो है वो जादूगरनी नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है बाबू, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? आप लोगों को हम एक शब्द में अगर आंसर देने के लिए बोले तो आप लोग क्या कहेंगे? नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? अगर इसका जवाब एक शब्द में देना हो तो आप क्या देंगे? नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? नारी की पराधीनता उस समय से शुरू हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ। याद होगा आप लोगों को, जब कृषि का आविष्कार हुआ तो नारी की पराधीनता शुरू हुई। तो लिखेंगे हम लोग उसी चीज को कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया तब नारी जाति की क्या हुई? तब नारी जाति की पराधीनता शुरू हुई, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। उसी के चलते नारी घर में रहने लगे और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगे। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया। घर का जीवन सीमित होता गया और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। यानी कि नारी की पराधीनता का यह इतिहास है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता भी शुरू हो। ठीक है ना, कृषि का आविष्कार हुआ तो पुरुष खेतों में जाकर के काम करने लगे और नारी को अछोरने पछोरने के लिए घर पे रख दिए। ठीक है ना, तो उसी समय से कृषि का ये नारी का पराधीनता शुरू हो गया। 8वां नंबर है बाबू व्याख्या करने के लिए। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है उसी दृष्टि से पत्नी अपने पति को देखती है। यानी कि एक लता वृक्ष को देखती है कि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम भी नीचे। जिस तरीके से वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती है फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। पत्नी भी जो है ना वो पुरुषों के अधीन है, वह पुरुषों के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण भी पुरुषों की मर्जी पर हो गया है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। वृक्ष की जो लताएं हैं वो वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मान करके पुरुष को स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार से वृक्ष तभी अपना पर लताएं तभी अपना पर फैलाती है जब वृक्ष बड़ा हो, उसी प्रकार से स्त्री भी पुरुषों पर एकदम उसी प्रकार से निर्भर हो गई है और यह कहने को विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। आज सभी स्त्री यही बोलती है कि पुरुष के अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, अगर पुरुष का अस्तित्व नहीं तो हमारा भी अस्तित्व नहीं। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों का इधर कमेंट आ रहा है, क्या कमेंट है जरा हम देख लेते हैं। सर टाइम चेंज कीजिए 5:30 से। भाई नीलेश, काहे तुम टाइम के पीछे पड़े हो? इतना बढ़िया टाइम है, गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में लोग 11-12 बजे सोते हैं भाई, और आप लोग टाइम चेंज करिए। शाम के 5 बजे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। अब समझिए आजकल 7 बजे अंधेरा होता है और 5 बजे से कह रहे हैं क्लास करवाइए। ये वाला टाइम परफेक्ट है, सबसे बढ़िया है। ठीक है ना, लास्ट में सबसे अंतिम में हमारा दर्शन करके आप लोग आराम से सोने जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है। इसका बाबू व्याख्या करना है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं
वह क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है। तो लिखेंगे हम लोग, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। इस गुण के कारण ही नारी विनाश से बचती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार जो हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, वो अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं, जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर के महान बन सके। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अगर स्त्री पुरुष का गुण ले ले तो वो महान बन जाएगा, अगर पुरुष स्त्री का गुण ले ले तो वो महान बन जाएगा, स्त्री पुरुष का गुण ले ले तो वो महान बन जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, यानी कि भगवान नर हो या नारी हो सबको समान बनाए हैं, पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। गांधी जी जो है ना, वो अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना किए थे। यही बात बता रहे हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे कह रहे हैं बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? देखो बाबू, आजकल पुरुष और नारी में कोई अंतर ही नहीं है। आज जिसे पुरुष चाहता है कि इस काम को करें, आज उस काम को नारी भी बड़े आराम से कर रही है। यानी कि आज कोई अंतर नहीं है, आज कोई अंतर ही नहीं है। पुरुष जिस काम को कर रहा है, नारी भी उस काम को बड़े आराम से कर रही है। तो आज किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है इसमें। यही कहा गया है कि आज पुरुष जिस चीज को अपना कर्म क्षेत्र मानता है, नारी भी उस चीज को कर्म क्षेत्र मानती है। कैसे? तो लिखेंगे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज होता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है। आज कुछ भी कठोर काम रहे, कुछ कड़ा काम रहे, कुछ भारी काम रहे, तो लोग मानते हैं कि ये पुरुष ही करेंगे, ये तो नारी से होगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। नारी भी वो सब काम कर रही है। ठीक है ना? पाकिस्तान में जाकर के बम ब्लास्ट भी कर रही है नारी, ये भी आप लोग जानते हैं। इसलिए उसमें कर्कशता, यानी कि पुरुषों में कर्कशता अधिक होती है, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यानी कि अगर नारी के गुण पुरुष कुछ सीख ले तो पुरुषों में कोमलता आ जाएगा। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है, आज नारियों को हर एक क्षेत्र में काम मिल रहा है और उसे वो बड़ी समझदारी से कर भी रही है, मजबूती से कर रही है, जितने कि पुरुष मजबूती से करते हैं। अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कार्य क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। कह रहा है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार, यानी कि दिनकर जी का जो विचार है, इस चैप्टर में जो दिनकर जी अपना विचार रखे हैं उसका संक्षिप्त रूप क्या है। दिनकर जी का जो विचार है उसका संक्षिप्त रूप क्या है, यही यहां पे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नर नारी दोनों अलग अलग हैं। दिनकर जी यहां पर कहना चाहते हैं कि नर और नारी दोनों अलग अलग नहीं है, नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर के नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। दिनकर जी नारियों को प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। दिनकर जी चाहते हैं कि समाज में नारियों को भी प्रतिष्ठा मिले, समाज में नारियों को भी लोग इज्जत दे, वैल्यू दे, उतना ही वैल्यू दे जितना कि पुरुषों को आज मिल रहा है। ठीक है ना? जिसे पुरुषों के द्वारा हीन समझा जाता है। दिनकर जी यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कम नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर यह दिखाना चाहते हैं कि भाई नारी मतलब थोड़ा सा भी कम नहीं है पुरुषों से। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और नहीं समझना चाहिए कि उनके नारित्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपना करके समाज में अस्त्रैन कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण शीतलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। यानी कि अगर स्त्री का थोड़ा सा गुण अगर पुरुष स्वीकार कर ले तो पुरुष जो है वो महान बन जाता है।
तो भी स्त्रियों को भी पुरुषों का गुण स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि वो भी महान बन सके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके किताब वाला था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हम अपने मन से दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। तो लिखेंगे, अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। एक का जो गुण है ना, वो दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इससे उनकी मर्यादा हीनता नहीं होती, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव आदि नारी के गुण है। नारियों का ये सब गुण है कि उसमें दया होता है, ममता होता है, वो सेवा भाव करती हैं। ठीक है ना, यदि ये सारे गुण पुरुषों में आ जाए तो उनका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया में अत्यधिक निखर उठेगा। यानी कि अगर पुरुषों में भी ये गुण आ जाए ना, तो पुरुषों का अंदर का जो गुण है और अधिक निखर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है बाबू। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। तो लिखेंगे कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। ठीक है ना, नारी समझती है कि अगर हम पुरुष का गुण सीख लिए तो हमारे नारीत्व को बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित को अपना करके समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। पुरुष भी समझता है कि हम भी अगर स्त्री का गुण सीखेंगे तो हमको भी लोग कहेगा कि भाई इसमें स्त्री का गुण है, लड़की का गुण है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया, पर बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय पुरुष ने नारियों से पूछा ही नहीं और जहां उसने चाहा वहां उसे बिठा दिया। यानी कि जब पुरुषों और नारियों के बीच में बंटवारा हुआ तो पुरुषों ने बड़ा मनमानी किया और जैसा चाहा वैसा नारियों को बना दिया। ठीक है ना, स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को उसने ये क्या मान लिया, तो कली मान लिया। उसी समय से धूप पुरुष और छाया नारी बन गई, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गई। ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था। आदि मानव ने तो स्त्री और पुरुष के बीच में बंटवारा ही नहीं किया था। गांधारी से दिनकर कहते हैं कि अगर आज आदि मानव होते तो कहते कि ये बंटवारा तो हमने किया ही नहीं था, ये सब तो अपने आप से बंटवारा कर लिए। ठीक है ना, हम तो भाई साथे घूमते थे, साथे शिकार करते थे, जब हम पर कोई आक्रमण करता था तो हम साथे लड़ते भी थे। लेकिन आज के लोग बंटवारा कर चुके हैं। तो लिखेंगे, यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देख करके हैरान हो उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा, आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। कह रहे हैं कि आज तो लोग ये कहेंगे कि हम तो धूप और छांव का बंटवारा नहीं किए थे, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के लिए भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलिष्ठ था और नारी भी दुर्बल नहीं थी। आदि मानव कहता है कि भाई हम लोग बड़े बलवान थे, हमारे अंदर कोई कमी नहीं था, हम तो एक साथ घूमते थे, एक साथ सबका सामना भी करते थे। लेकिन आज के लोग तो बंटवारा कर चुके हैं, हर एक चीज का बंटवारा कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। कह रहा है आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है। कह रहा है कि आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी है जो पुरुष को क्या समझती है। तो लिखेंगे, आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को समझता है कि हमारी पत्नी एकदम फूलों सी कोमल है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है ना, उसी दृष्टि से पत्नी अपने पति को देखती है। कितना बढ़िया है, आसान क्वेश्चन है। आगे है कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है। तो लिखेंगे कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। बताए तो थे। और सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है बाबू, बस सबसे अंतिम क्वेश्चन। पंक्तियों का अर्थ लिखना है
कि नारी तो हम हैं करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर हरी नारी महाविकार। आपको बताए थे कि कुछ लोग जो निवृत्ति मार्गी वाले लोग थे, जो कि अपने जीवन से स्त्रियों को हटाना चाहते थे, वो लोग, बहुत सारे लोग सब पहले शादी विवाह कर लिए। बाद में जब उन्हें पता चला कि नारियों की वजह से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, तो नारियों को उसने अपने जीवन से बाहर निकाल दिया, भगा दिया और कह दिया कि नारी बड़ी बेकार है, नारी बड़ी बेकार चीज है, नारी को जीवन में नहीं रहना चाहिए, नारी का कोई स्थान ही नहीं है जीवन में। तो यही कहा गया है कि नारी है तो हम ही करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर हरी नारी महाविकार। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ये लेख जो है वो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, सभी ने नारियों को निंदा भी की और विवाह भी किया। कह रहे हैं कि सब लोग नारियों की निंदा भी किए और विवाह भी किए, यह विरोधाभास क्यों? वे स्वयं कहते हैं, तब हमें यह पता नहीं था कि नारी सानिध्यवादक है, साधक नहीं है, अतः इसके आकर्षण में फंस गए। पर जब यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या दुर्गुण है, तब हमने तुरंत उसका त्याग करके, अर्थात जब उसकी तथाकथित बुराइयों को जाना, हमने उसका परित्याग कर दिया और कह दिया कि नारी बड़ी बेकार चीज है। ठीक है ना? तो इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा। तो यही है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पूरा याद कर लेना है, खुद से लिखने का प्रयास करना है। और अब बाबू हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग ना इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब तैयार हो जाइए। अब आप लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब आप लोग तैयार होइए। ऑब्जेक्टिव के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग बताना शुरू करिए। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, टोटल 32-33 क्वेश्चन के आसपास ही शायद होगा। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन है बता देते हैं, टोटल 34 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? ये सब तो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये सब तो आप चुटकियों में बता देंगे। अर्धनारीश्वर के लेखक निबंधकार कौन है? तो जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस युग के कवि हैं? तो बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो कैसे हैं? छायाबदोत्तर युग के हैं। कौन से युग के? छायाबदोत्तर, दूसरा का बी ऑप्शन। आगे बताइए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का, यानी कि शंकर भगवान और पार्वती जी का कल्पित रूप है। आगे बताइए, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? तो लिखेंगे कि पुरुष तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने लता बना दिया। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो कामनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है। बाबू ये सब तो क्वेश्चन आप लोगों को हम ऐसे ही बता चुके हैं। आगे बताइए, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब नर के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। यह भी आपको हम बताए हैं। आगे बताइए, नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। ये सब तो हम आप लोग को बता ही चुके हैं। आगे बताइए, इसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये कौन कहा है? जब नारी नर के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। यह कहने वाले हैं कौन? यह कहने वाले हैं प्रेमचंद्र। आठवां का बाबू ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? यानी कि जिस पुरुष में स्त्री का गुण हो उसको अस्त्रैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्त्रैन कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बताइए, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? बताओ बाबू, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो याद रखिएगा कि बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दिया था। 10 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार जो है वो किसने छीन लिया? दिगंबर ने छीना था ना। याद रखिएगा कि दिगंबर ने भिक्षुणी होने का अधिकार छीन लिया। आगे बताइए, दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म तो बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ है। लिखेंगे कि सिमरिया गांव, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, आगे कह रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? आपको बताए थे ना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, तो आप लोग जल्दी से बताइए।
1908 में तो हम बताए थे, आप लोग को याद रहता नहीं है या फिर याद रखते नहीं है। आगे बताइए, दिनकर की मृत्यु कब हुई? चलिए ये तो कम से कम बता दीजिए। 1908 में तो इनकी ये जन्म हुई थी और मृत्यु 1974 में, याद रखिए 1974, डी ऑप्शन सही है। आगे बताओ बाबू, सभ्यता का पहला सोपान क्या है? कृषि का विकास ही सभ्यता का पहला सोपान है, बताए थे ना, कृषि का विकास ही सभ्यता का पहला सोपान है। आगे, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी एक कृति पर मिला है जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी पर उनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो बाबू डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू मेरी माँ, तो ये बापू की पोती ने, गांधी जी की पोती ने लिखी है, 18 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? 19वां नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति कौन सी है? तो शुद्ध कविता की खोज, स्मृत कविता के नए प्रतिमान, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कविता के नए प्रतिमान किनका लिखा हुआ है बाबू? 19वां का जरा बताइए। कविता का प्रतिमान, शुद्ध कविता की खोज कौन वाला है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, कविता के नए प्रतिमान, स्मृति के नहीं, शुद्ध कविता की खोज। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए। आगे बताइए, कह कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुआ था 1925 में। 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। आगे, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? बट पीपल है, उर्वशी है, काव्य की भूमिका है, साकेत नहीं है, तो 21 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उर्वशी पे प्राप्त हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? युद्ध और शांति की समस्या पर, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है, याद रखिए। आगे बताइए, गांधारी कौन थी? तो गांधारी दुर्योधन की मां थी। गांधारी कौन थी बाबू? दुर्योधन की मां थी ना, याद रखिएगा। आगे बताइए, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, कथा लिखते थे ना, तो प्रेमचंद्र एक कथाकार हैं। आगे, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? देखिए ये 2023 में क्वेश्चन आया भी है। तो रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। आगे बताइए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, सी ऑप्शन सही होगा। बताओ बाबू, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर, सी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। आगे बताइए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को मिला है पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को पुरस्कार मिला है पद्म भूषण, याद रखिएगा।